बिगनिंग था, आपको थॉमसन के मॉडल को स्क्रैप करने के लिए, यानी थॉमसन के मॉडल को जो रिजेक्ट किया गया वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद ही किया गया। यानी वहीं से हम लोग को पता चला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है, और उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी पाए जाते हैं, जिससे आगे आज हम उसका समराइज एक वो लिस्ट भी देखेंगे। और इस चीज़ को आज हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि कल से हमारा सिलेबस जहाँ एक जो है वहाँ से हम लोग शुरू कर सके, जैसे बोर्थ मॉडल से। तो आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे वहाँ तक। यहाँ पे जो केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर जहाँ तक हमारे सिलेबस में है वहाँ तक हमने समराइज करने का कोशिश किया है। तो पहले हम लोग फर्स्ट आज के क्लास में जहाँ से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है वहाँ तक हम लोग पहुँचने का कोशिश करेंगे कि कल से हम लोग अपना सिलेबस शुरू कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो जैसा हमने पढ़ा भी है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा हम लोग अभी पहले हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं कि जो अभी हम चीज़ जानते हैं जिसके बारे में, उसके बारे में फिर हमको अभी से और पीछे का कंपेयर करके पढ़ना आसान हो जाएगा। और नहीं तो क्या होता है कि जैसे हम लोग शुरू से चलते आ रहे हैं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसमें प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अब एट प्रेजेंट की बात है ये एट प्रेजेंट हमको क्या कौन सा मॉड्यूल पता है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अभी हम लोग जानते हैं कि मैटर यानी पदार्थ, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, एटम से बना हुआ, ठीक है। और दैट एटम कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल, उसको 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में सब डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले, दोनों लोग बोलते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, वो था इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए सबसे इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर में पाया जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जो सबसे ऑटोमेटिक है, जो सबसे बाहर होगा उससे जान पहचान हमारी सबसे पहले होगी। जो सबसे पहले दरवाजे पे अगर कहीं हम जा रहे हैं तो दरवाजे पे जो मिलेगा सबसे पहले जान पहचान उसी से होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर सबसे पहले हुआ क्योंकि ये सबसे बाहर में पाया जाता है। डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन, और उन्होंने उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी किया, और उसके प्रॉपर्टी को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका नेचर क्या है, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, उस पर कितने अमाउंट का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चूंकि हम जानते हैं कि एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर ना तो नेट पॉजिटिव चार्ज है और नेट निगेटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कहने का मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वहां पे उतना ही अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज भी है, यानी नेट उसको ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जिसका नेचर क्या है, निगेटिव, चार्ज कितने हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसका मास कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम, ये डिस्कवर किया गया। उसके बाद लेकिन इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन, ये जे थॉमसन के द्वारा नहीं सजेस्ट किया गया था, ये दिया गया था स्टोनी के द्वारा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट वाज नेम्ड बाय स्टोनी। ठीक, उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवर किया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा, और ये पॉजिटिव नेचर का पार्टिकल है, और इसका चार्ज जो है, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज है,
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास में दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। 1837 यानी 1837 गुना ज्यादा मास है किसका, प्रोटॉन का, किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी 1837 गुना प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। उसके बाद सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन। सबसे लास्ट में डिस्कवर होने के पीछे इसका कारण है कि इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज था ना भी कोई इसका निगेटिव चार्ज था। इसीलिए जब चार्ज नहीं है, जब कोई किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज लगाए या निगेटिव चार्ज लगाए, कोई उसमें अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो उस चीज को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे ये इसको जो बोला गया कि न्यूट्रल चार्ज का है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, लेकिन इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है। तो इस चीज को, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से भी प्रोटॉन का आविष्कार भी हुआ है। प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया गया है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ही। तो इसके नीचे आते हैं, तो यहां देखिए सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, कैथोड रे आर द स्ट्रीम ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कैथोड रे जो है वो क्या चीज से बना हुआ है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड रे आर कंपोज्ड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन ऐसा हम एनोड रे यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के उसमें नहीं कह सकते हैं। तो क्या था कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कैथोड रे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन एनोड जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से हर केस में नहीं बना हुआ है। जब हम बोलते हैं कि एनोड रे सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं बना हुआ है हर केस में, वो कैसे, देखिए बताते हैं कि कैसे एनोड रे जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं बना हुआ है। तो उसके लिए चलिए एक हम वो स्क्रीन लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, सभी को ये स्क्रीन दिख रहा है? ये हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एक, जिसको हम राउंड कर रहे हैं, ये देखिए, ये था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जहां पे क्या हुआ, यहाँ पे जो गैस है बीच में, जो यहाँ पे गैसेस है, इसका डेंसिटी बहुत ही कम है। इसका जो डेंसिटी था वो बहुत ही कम है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। इस निगेटिव प्लेट से, कैथोड से इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ये जाके यहाँ पे एनोड पे टकरा गया। बीच में डिस्टरबेंस, नो डिस्टरबेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लोग डू नॉट डिस्टर्ब का साइन बोर्ड लगा दिए, क्या करके, गैस को वहां से खाली करके। ठीक है, लेकिन जो एनोड रे का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, एनोड रे वाले में हमने ऐसा नहीं किया। एनोड रे वाले में क्या किया कि यहाँ पे हमने चार्जेस, तो कैथोड इसको बनाया, इसको नीचे वाला जो है एनोड रे के लिए है, यहाँ एनोड बनाया। बीच में हमने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस भर दिया, H2, ये दिख रहा है। ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन का क्या है, एटम है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये निगेटिव प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक किया। अब जब ये हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक करेगा तो इस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से। ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, रिलीज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होके फिर कहां चला गया, एनोड के पास चला गया। अब ये क्या बच गया, ये जो आपका हाइड्रोजन एटम जो है, अब ये पॉजिटिव चार्ज बच गया। पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन एटम कैसा था, यहां देखिए बाहर, ये कि ये हाइड्रोजन एटम है,
यहाँ बीच में इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन में एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकल गया ये, तो इस पे क्या बच गया, बस केवल एक पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हट गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे अब क्या बच गया, केवल एंड केवल पॉजिटिव चार्ज, यानी एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन जब गैस रहेगा इसके बीच में, तब हम बोल सकते हैं कि एनोड रे क्या चीज का बना हुआ है, एनोड रे भी प्रोटॉन का बना हुआ है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है। अगर हाइड्रोजन के छोड़कर अगर मान लेते हैं हम हीलियम गैस लेते हैं, अगर हाइड्रोजन को छोड़ के अगर मान लीजिए हम हीलियम गैस लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हीलियम है, ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, ये जो है एक हीलियम मॉलिक्यूल है, हीलियम का एक एटम है। इस एटम में क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो इलेक्ट्रॉन हो गए और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इसके अंदर है। अब देखिए, अब यहां से क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए कोई आया, कोई ऐसे आया और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां से हटा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब हटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिर भी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से हटा है उसके कारण यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वन पॉजिटिव चार्ज दो आया, उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज अब कैरी कर लिया। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपको 2 + 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ही, तो ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, हीलियम मॉलिक्यूल हो गया। तो इस कंडीशन में हम नहीं बोल सकते कि क्या है ये प्रोटॉन है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो एनोड रे है, अगर हाइड्रोजन को छोड़ के इसके बीच में अगर कोई और गैस भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। जब वहां पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए बोला जाता है एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन अब यहीं पे इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर हम वहां पे ये देल देते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब हम दोनों प्लेट के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एनोड रे आर कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर जो बोल दीजिए कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसमें कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक, अब फिर से हम लोग चलते हैं वहीं पे जहां पे अभी पहले थे। देखिए, तो यहां पे देखिए, ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नोट्स को भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए। कैथोड रे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ, विच स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एंड एट एनोड, यानी कहां से, कैथोड से स्टार्ट होता है और कहां जाता है, एनोड पे। कैथोड क्या है, निगेटिव चार्ज, और एनोड पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये क्या है, निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद प्रोटॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और उसका एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो मॉडिफाइड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, यानी दोनों जो है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ही डिस्कवर किया गया था। और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को जो बनाने वाले हैं वो थे कौन, विलियम क्रूक्स, जो कि हमने पिछला उसमें कैथोड रे के बारे में मतलब कंप्लीटली उसका स्टडी कर चुके हैं।
तो एनोड रे क्या है? एनोड रे आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एनोड रे कहां से ओरिजिनेट होता है? एनोड जो है, एनोड रे जो है वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होता है। वो कहां से एनोड होता है? उस एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, उसके कारण, उस गैसियस मॉलिक्यूल के कारण वो वहां से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, वहां से वो शुरू होता है। तो कैथोड रे कहां से शुरू होता था? कैथोड प्लेट से। कैथोड का जो प्लेट था, जो निगेटिव चार्ज प्लेट था, वहां से। एनोड रे कहां से शुरू होता है? एनोड और कैथोड के बीच में जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उसके कारण वो शुरू होता है। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन, हमने आज तक किसी चीज का यूटिलाइजेशन किया है? इस चीज का हमने यूटिलाइजेशन कहाँ किया है? पहले सीआरटी मॉनिटर देखे हुए हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो बड़ा वाला टीवी, बड़ा वाला टीवी देखे हैं? पीछे निकला हुआ रहता ट्यूब वाला। हाँ, तो उसके पीछे, हाँ उसके पीछे अगर आप खोल के देखेंगे तो एक पूरा ऐसे, अगर कहीं किसी दुकान में देखने का मौका मिला होगा तो देखेंगे कि उसके पीछे ऐसे पूरा एक सिलेंडर, वो कोन सा ऐसा बना रहता है जिसके पीछे वो ट्यूब वगैरह लगा रहता है, ट्यूब वगैरह लगा रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, वो वहां से क्या होता है कि वो कैथोड प्लेट है, वहां से क्या कैथोड निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और मॉनिटर के पास जो फ्लोरेस्किन स्क्रीन लगा होता है, कोटेड स्क्रीन, उस स्क्रीन पे क्या होगा, वो स्ट्राइक करता है तो ग्लो जनरेट होता है। उस ग्लो से हम लोग को वो टीवी दिखाई देता था। ठीक है, टीवी में डिफरेंट जो इमेज वगैरह बनते थे वो हमको दिखाई देता था। तो वही चीज है, कभी कभी आपको घर में भी बोला जाता होगा कि टीवी के पास एकदम नजदीक में मत देखो, क्या होता है कि वहां से रेडिएशन आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे होता है वो हाईली एनर्जेटिक वो होता था, इसीलिए क्या होता है कि वहां पे आपको प्रिकॉशनरी तौर पे बोला जाता था घर वालों के तौर पे कि एकदम टीवी के सामने मत बैठो, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बैठो। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तीसरा चीज है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर द सब, वही चीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर पाया जाता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम लोग कि इस तीनों चीज का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिंबॉलिक हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे उसको एक एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और किस चीज को क्या चीज बोलते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए एक्स कोई एटम है, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, एक्स कोई एलिमेंट है, उसका एटम है, एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है। वहां पे नीचे लिखा हुआ है जेड और ऊपर लिखा हुआ है ए। जेड से हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जिसको शायद हिंदी में परमाणु संख्या ऐसे बोला जाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या बोलता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उसमें प्रोटॉन की कुल कितनी संख्या है, जितनी संख्या होगी वही उसका कहलाएगा क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम लोग प्रोटॉन की संख्या से हर समय लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो है कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। प्रोटॉन कभी भी एटम को छोड़ के नहीं जाता और ना ही उसमें अलग से हम लोग किसी एटम में प्रोटॉन डाल सकते हैं। और यही जो एटॉमिक नंबर है उसका, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उससे उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है उस एलिमेंट का। यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ये डायरेक्टली जो है डिपेंड करता है किस पे? उसके एटॉमिक नंबर पे। इसीलिए हम लोग ये 10th में पीरियोडिक टेबल भी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें देखते हैं कि पहले बताया गया था कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक उसको एलिमेंट को अरेंज करते थे एटॉमिक मास पे, उसके बाद आया उसका क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर आया, और अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही उसको अरेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है।
यानी वो प्रॉपर्टी कब कितने इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। तो चलिए उसमें हम लोग ज्यादा अभी नहीं जाते हैं, बाद में कभी उसका डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे करते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे देखिए x नेम ऑफ द एलिमेंट जो भी हो, उसके बाद z एटॉमिक नंबर और a मास ऑफ द मास नंबर, यानी एटॉमिक मास भी उसको बोलते हैं। तो z जो हो गया क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उसमें कितने प्रोटॉन हैं उसके कहां पे, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये जो मास नंबर होता है ए जो देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे मास नंबर जो डिफाइन किया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम न्यूक्लियस। यानी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है उसके काउंटिंग को, यानी उसके सम को, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। और इसको दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे तो न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, प्रोटॉन भी है और आपका न्यूट्रॉन भी है। ठीक, चलिए अब दूसरा चीज यही पे आ गया कि हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमको एटॉमिक नंबर से मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहां से मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा कहां से, ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ए, ये जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसमें से क्या करेंगे, प्रोटॉन अगर माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन बचेगा, तो यहां से हमको न्यूट्रॉन का नंबर पता हो जाएगा। अब देखिए अब इस फिगर, इसी उसमें बोला जाए कि इस पे कि आपको बताना है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, तो हम लोग फिर से वो स्क्रीन जरा शेयर करते हैं। चलिए, जैसे वही सिंबल था अपना क्या, x, यहां था z और यहां था आपका a। अब इसी सिंबल में हम तीन सिंबल इसका बनाते हैं, ठीक है। पहला a हो गया, दूसरा x, z, यहां रहा a और यहां a प्लस चार्ज, तीसरा x, यहां 2 प्लस चार्ज, तीसरा चौथा जो है x, यहां 1 माइनस चार्ज। अब यहां देखिए आपको क्या बताए थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस केवल फर्स्ट लेटर लिखते हैं p, प्रोटॉन क्या था, z के बराबर, जितना z का नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन n, n कितना होगा यहाँ पे, n आपका हो जाएगा a, यानी ये a एटॉमिक मास, a माइनस z, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब चूंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे नो चार्ज है, जीरो है, दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है इस पे तो ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के केस में क्या होगा कि इसमें जितना नंबर ऑफ आपका ये प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी E क्या हो जाएगा, P के बराबर, P और P कितना है, Z के बराबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। किस कंडीशन में, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं,
सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे बाकी सब वही रहेगा, P इक्वल टू जेड, N इक्वल टू वही जितना है A माइनस जेड, A माइनस जेड। अब यहां आया इसमें E, इसमें भी आपको क्या E, बाकी सब सेम और सेम लिख दीजिए, इसमें भी आपको E। अब इन तीनों में बस केवल डिफरेंस क्या होगा, E का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कैसे पता चलेगा, देखिए ये तो सबको पता है कि जेड होना चाहिए था न्यूट्रल में, तो जेड हो गया। प्लस का क्या मतलब है, नेट पॉजिटिव चार्ज, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तभी पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो -1। इसमें देखिए इसमें 2 प्लस चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर -2। यहां पे क्या है, माइनस चार्ज एक आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से एक्वायर किया, तो एक्वायर किया तो क्या हो जाएगा, Z +1, यानी कि यहां पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको और इसने ले लिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं तीनों केस में, यहां देखें जैसा प्रोटॉन है उतना ही, यहां पे क्या हो रहा है, जितना प्रोटॉन है उससे जितना उस पे चार्ज है उतना हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। किस कंडीशन में, पॉजिटिव प्लस अगर उस पे चार्ज है तो यहां पे जितना है उतना माइनस किया, जितना प्लस चार्ज हो, 1 हो 2 हो 3 हो वही माइनस कर देंगे। यहां पे माइनस था, निगेटिव चार्ज था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने प्लस कर दिया। तो इसको जो है, जो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, यानी कैटायन, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायन, और निगेटिव चार्ज को एनायन। तो ये आपका हो गया एनायन। अब एक चीज और रहा, इस दोनों को कंबाइनली, अब ये जो दोनों आप देख रहे हैं इस दोनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं आयंस, यानी क्या हो गया, जिस पे कोई चार्ज हो, जिस एटम पे या मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज हो उसको हम लोग बोलते हैं आयंस, और अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, उस पे निगेटिव चार्ज है तो एनायन। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? यस सर, यस सर। ये डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों समझ में आ गया इस चीज को। ये चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान कर लीजिए। कैटायन और एनायन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, ये आपको पूरे केमिस्ट्री में मिलेगा ही मिलेगा। आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां एनोड कैथोड, एनोड पे एनायन चला जाएगा, कैथोड पे कैटायन चला जाएगा, ये चीज होता है, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए इस चीज को आप लोग स्नैप ले लीजिए, और बिल्कुल इसको अगर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बाद में भी, तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर वही स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे पहले। सर ये सब तो समझ में आ गया सर, लेकिन समझ में थोड़ा आ एक गया ना? डाउट रह गया है। यस क्या सर, बताइए? एक वो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका क्रिएट कैसे हुआ, ये मतलब कहाँ से आया और इलेक्ट्रॉन कैसे ये? प्रोटॉन और, यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्रिएट नहीं हुआ। जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं ना, समझे, वो नेचुरल फिनोमेना है, वो है। बस हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अगल बगल में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, समझे, बस हमको क्या होता करना होता है कि उसको ऑब्जर्व करना होता है, पहचानना होता है, और उसको कंक्लूड करना होता है कि ये हो कैसे रहा है। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं आपको। अच्छा ये बताइए, न्यूटन ने जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब क्या उसी समय गिरा था जब न्यूटन बैठे थे, या उससे पहले भी गिरता था? पहले भी गिरा होगा सर। पहले भी गिरा होगा।
तो वो तो नेचुरल फेनोमेना है, ये इन्वायरमेंट है, नेचर है, ये होते रहता है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि ये सेब गिरा क्यों, इस पॉइंट को उसने ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट को पकड़ लिया, समझे, और उस पॉइंट को पकड़ लिया, क्यों तो लगा दिया, लेकिन उस क्यों का आंसर भी ढूंढना पड़ता है। क्यों जब हमने लगाया, उस क्यों का न्यूटन ने पूरा एक्सप्लेन किया, उसके उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स को, ग्रेविटेशनल लॉ को, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट को, उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और तब उन्होंने आपको लॉज वगैरह दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है ये होता ही है, ये सब्सटेंस आज नहीं बना, ये बोला गया जो ये जो अर्थ है, ये आपका जो ट्री वगैरह है, चाहे हम लोग हैं, तो ये हम लोग क्या होता है कि हम लोग खुद से तो नहीं वो करते हैं, हम लोग बस क्या करते हैं कि दो चीज को मिला के कोई तीसरा चीज बना सकते हैं, वो भी ये पता हम लोग को नहीं चलता है जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करे कि क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बहुत पहले से नेचर में, प्राकृतिक में प्रेजेंट है, ठीक है। बस क्या है, हमने आइडेंटिफाई किया अपने नॉलेज के लिए, और उस नॉलेज को हम लोग आजकल पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और उस चीज को हम लोग आगे और स्टडी करते जा रहे हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आगे इसका स्नैप ले लिए हैं, क्योंकि आगे फिर से अगर दिक्कत होगा तो एक बार रिवाइज करने में आसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज नोट में नहीं लिखा हुआ, बाकी सारा चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग उसी स्क्रीन पे फिर से चलते हैं। समझ में नहीं आ रहा, ठीक, बोलिए, समझ में नहीं आया क्लियर, क्या चीज समझ में इसमें नहीं आया? क्लियरली समझ में नहीं आया सर, हाँ? अच्छा से समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ कुछ समझ में आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये समझ में आया? हाँ सर, एक बार और दोहरा दीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए एक एटम जो है वो क्या क्या चीज से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें, जैसे ये देखिए, एक हम लोग डायग्राम लेते हैं, ये मान लेते हैं कि बीच का न्यूक्लियस है उसका, और उसके चारों तरफ ये डिफरेंट ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग अपने उसके लिए एक ही बनाए हैं। तो यहाँ पे जो अंदर है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होता है। प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा एक मिनट, शायद वो बंद कर दे, प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, हाँ चलिए, दिख रहा है? यस सर। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। चलिए ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला जो फिगर यहाँ पे है ये, ठीक है। यहाँ देखिए, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ होता है, सेंटर में, ये उसका मान लीजिए न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके बाहर जो ये आपका सर्कल दिख रहा है, तो एक ही सर्कल नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही बना रहे हैं, बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। तो यहाँ पे बाहर जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है इसके चारों तरफ। तो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये देखिए, ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचा हुआ चला आएगा तो ये तो न्यूक्लियस ही खत्म हो गया। तो न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, एक बाहर की तरफ इसमें फोर्स लगना चाहिए, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से, सेंटर से आउटसाइड की तरफ, ताकि इसको बैलेंस कर। तो ये कैसे लगता है, तो ये क्या करता है, इसको रिवॉल्व करता है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे आपको घूमेगा, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ये भी मान लीजिए रोटेट कर रहा है।
तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। जैसा अपना अर्थ देखे ना, अर्थ और मतलब सोलर सिस्टम में क्या है, सेंटर पे आपको क्या है, सन, सन है और सर। जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ घूमता है। तो आप समझ लीजिए कि सेंटर जो है, सन जो हो गया वो न्यूक्लियस हो गया, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, अर्थ घूम रहा है आपका, जुपिटर घूम रहा है, ये सारे जो घूम रहा है वो क्या है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऐसा मॉडल है हमारा इसका एटम का। ठीक है, काफी रिजेंबल करता है सोलर सिस्टम से, अपने सोलर सिस्टम से काफी मिलता जुलता मॉडल है, ये जान लीजिए एटम का भी। अब इसमें इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये किसी एक्स एलिमेंट का, जैसे आयरन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका कोई एक्स एटम है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोलते हैं। उसमें ये जेड जो होता है, ये बताता है आपका किसका, ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है पी को, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही जेड का वैल्यू होगा, और इस जेड को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो है, ये आपका जो ए लिखा हुआ है, ये यही चीज है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी एन प्लस पी। ये हो गया आपका क्या, ए। एन प्लस पी इज ए, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास या मास नंबर। चूंकि जब ये, अब ये चीज पता चल गया कि एन प्लस पी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास, और पी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये सिंबल है उसके नाम का। जैसे हाइड्रोजन होता तो एच लिखा होता, ऑक्सीजन होता तो ओ लिखा होता, आयरन होता तो एफ ही लिखा होता। ठीक, उसी चीज को यहां पे आपको लिखा हुआ है, ये देखिए P इक्वल टू कितना हो गया, एटॉमिक नंबर। N इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे, हमको एटॉमिक कितने हो गए ये पता है। ठीक है, तो यहां से जो ये है N प्लस P है, उसमें से P माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, N, यानी न्यूट्रॉन बच जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, इससे निकाल लेंगे। तीसरा जो आपका टर्म लिखा हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चूंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज अभी नहीं, यहाँ पे जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इसलिए इसका क्या होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर जेड के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। बाकी सब में ये सेम रहेगा। अब इस एलिमेंट का, सेम एलिमेंट जो है एक्स का, इसके ऊपर कोई भी चार्ज हो जाए, ठीक है, 1 प्लस हो, 2 प्लस हो या माइनस हो, कोई भी चार्ज हो जाए, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम रहेगा। चेंज क्या होता है, ये नहीं बदलता, ये भी नहीं बदलता, ये भी, इसमें भी नहीं बदलेगा, इसमें भी नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ क्या बदलता है, इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे बदलता है, जितना प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एटॉमिक नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए। वैसे ही अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, यहाँ पे जैसा दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिए, यानी 2 प्लस चार्ज, तो यहाँ Z-2 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कम हो गया। वैसे ही अगर इसने क्या किया, एक माइनस इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से इसने एक्वायर कर लिया, ले लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएगा। तो डिफरेंसेज अगर उसमें प्लस माइनस अगर उसके ऊपर चार्ज लगता है तो कहाँ चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में केवल, बाकी कोई उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो चेंज नहीं होता है। ठीक, इसी चीज को जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम देते हैं कैटायन। ठीक है, और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन, यानी क्या है, ये निगेटिव चार्ज है इसलिए एनायन,
पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कैटायन। और इन दोनों को एक यूनिफॉर्म बोलते हैं, नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं आयंस। ठीक है, जैसा कि चलिए ये चीज का स्नैप ले लीजिए, अभी उधर चलते हैं तो वहां बताते हैं कि कैसे वहां पे लिखा हुआ है, इस चीज को सारा एक्सप्लेन किया हुआ, उस चीज को लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड, कब? जब एटम न्यूट्रल होगा, फॉर न्यूट्रल एटम एक्स के लिए क्या होगा? जेड। जेड माइनस एन, जेड माइनस एन कब होगा? जब वो कैटायन है, जितना इस पे एन, मान लीजिए एन पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस एन कर दें, यानी क्या किया इसने? एन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया। दूसरा चीज है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है फॉर एन आयन एक्स माइनस, अगर एन इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है तो वहां पे एन इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, यानी इसमें निगेटिव चार्ज हो गया, तो वहां पे जेड प्लस एन कर देंगे, वहां पे ले लिया। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, फीवर कम या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट ए स्पेशल एटम कॉल्ड एन आयन, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ज्यादा होता है न्यूट्रल एटम से या कम होता है, क्या बोलते हैं हम लोग? आयन। और अगर उसने क्या किया? एक्स्ट्रा, यानी इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी माइनस चार्ज उस पर हो गया, तो वहां बनेगा एनायन। और अगर इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वहां बनेगा कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इतना सारा चीज था। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल का मोटा मोटी जो फीचर था कि उन्होंने बोला था कि मास जो है, टोटल जो एटॉम का मास है, वो पूरे स्फीयर पे, जैसे एक बॉल होता है ना, स्फेरिकल बॉल, उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि हम लोग क्या जानते हैं अभी के टाइम में कि मास तो बस केवल उसका न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन का तो मास इतना है कि उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो मास 1837 टाइम्स कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, तो उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और पूरा का पूरा मास कहाँ है? सेंटर में सेंटर। जबकि थॉमसन मॉडल बताता है उस समय कि मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर द एटम, पूरे एटम में मास है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आज भी उनका ये फॉलो होता है, एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। एटम क्या है? पूरा का पूरा न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। यानी ये सही है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलके अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है। तो इनका मॉडल जो था, ये जो मेन फीचर था। तो ड्रॉबैक क्या था? एक कब वो हो गया? तो इन्होंने जो बताया था, जैसे ही रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये जब पता चला कि एटम जो है वो पूरा का पूरा बॉल नुमा स्ट्रक्चर नहीं है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है? उसका पूरा का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरा का पूरा मास कहाँ है? सेंटर पे। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या? रोटेट करता है। इन्होंने बोला था कि, थॉमसन ने बोला था कि पूरा का पूरा जो है एटम में ही उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज के में जो बीज होता है ना, जैसे काला काला जहां तहां गथा हुआ, वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। वो अल्फा पार्टिकल क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम एटम है, यानी हीलियम एटम ही ना बोले, उसको बोले हीलियम का न्यूक्लियस। चलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, तो उसी पेज पे था, उसको एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। सेंटर में कितने वो होते हैं? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो 2 + 2 है यहाँ पे।
ठीक, 2 + 2 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर बाहर में इस ऑर्बिट में मान लीजिए रोटेट अपना कर रहा है। तो क्या किया गया इसमें कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया कि हटा दिया गया। तो अब ये एटम कैसा हो जाएगा, ये देखिए, अब ये जो एटम है ये दिखेगा आपको इस तरीके से, जहां अंदर में 2 + 2 होगा, 2 + 2 यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का ये हो गया ब्लैंक, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी क्या हो गया -2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पार्टिकल है, जो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, ये आपको यही कहलाएगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो क्या हो गया इस पे का दोनों इलेक्ट्रॉन जो निकल गया, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि अब इसमें केवल 2 प्रोटॉन ही बचा है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया बाहर, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 2 केवल प्रोटॉन यहां पे बचा हुआ। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। हेलो, यस सर, हाँ, यस तो सर। सर हाँ बोलिए। यस सर। सर इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर वो किधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया, एक बार इलेक्ट्रॉन अगर वहां से मान लीजिए कोई अलग से वो मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज लगा के उसको इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल लिया गया, जो कि रदरफोर्ड जो थे उनका खुद का कंपनी था, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट करते थे इसके क्या बोलते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो पहले से ही ये रेडियम, जैसे यूरेनियम वगैरह आप पढ़े हुए हैं, रेडियम वगैरह पढ़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है वो उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। तो वहां से क्या होगा कि जैसे ही इस पे हम लोग कोई एक्शन होता है तो ये वहां पे उसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियस से रेडिएशन आता है और उस रेडिएशन के कारण आपका ब्रेक डाउन होता है। जैसे हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे हमको आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे हम इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं हम उसका फोटोन नाम आप लोग सुने होंगे, वो आता भी था पहले, फोटोन की क्या चला था एक डेटा पैक वगैरह के लिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाला इसके कारण ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन बोलने की निकलता कैसे, तो इलेक्ट्रॉन निकलता बहुत उसमें, कोई मान लीजिए जैसे कोई स्टेबल जैसे सोडियम ही हो गया Na, ठीक है, सोडियम को Na को अगर इसके बगल में हम कोई अगर ऐसा चार्ज वो लाए जो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच ले, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच ले, तो कोई पॉजिटिव अगर चार्ज एरिया होगा, प्लेट होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मटेरियल लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली है इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, और तो ये फिर जैसे ही ये होगा ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सब कोई ये क्या चाहता है कि अगर मान लीजिए आप अगर दौड़ रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि हमको कहीं बैठने का जगह मिल जाए, कहीं सफर कर रहे होते ट्रेन में, तो ट्रेन में आपको अगर सीट नहीं है तो क्या ढूंढते हैं कि कहीं जगह मिल जाए बैठने का। यस सर, ऑटोमेटिक है। तो वैसे ही जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी जो हायर एनर्जी स्टेट में जो एलिमेंट होता है वो एक तरह से अपने आप को
कम एनर्जी स्टेट में लाना चाहता है। जैसे आप ही खड़े होते हैं तो वहां पे क्या है, आपका आप अपने आप को हायर पोटेंशियल पर मेंटेन किए हुए हैं, आपको वहां पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रहा है, इसलिए आप अगर बैठ जाएंगे तो आपका हाइट जो है कम हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे आप आ जाएंगे और आपको अपने आप को बैठ के संतुलित करने में आपको कम एनर्जी लगेगा। ज्यादा टाइम तक आप बैठे भी रहें तो फिर आपको मन करेगा कि थोड़ा लेट जाते हैं, तो लेटने में और आप नीचे बैठ गए, सरफेस से और नीचे के प्लेन में आ गए, तो वहां पे और लो पोटेंशियल एनर्जी पे आ गए। तो सबको ये चाहता है कि हम कब कम एनर्जी स्टेट में आ जाएं, कम एनर्जी स्टेट में आ जाएं। कम एनर्जी स्टेट में जब आ जाएं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी जो खपत है वो कम हो जाए। इस चीज को जो है वहां पे जो अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया, एक मेटल का प्लेट लिया गया, वहां पे उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो देखिए जैसा अभी हम लोग वो कर लेते हैं, यही मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, इसको थोड़ा इधर का जल्दी मिटाते हैं, टाइम भी होने वाला है। तो ये मान लीजिए ये प्लेट है कोई मेटल का, गोल्ड फॉइल ही ले लेते हैं। तो ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एक क्रिकेट का मैदान देख रहे हैं ना, सब कोई क्रिकेट का मैदान देखते ही होंगे, उसमें बीच में रखा हुआ एक छोटा सा बॉल और उसके चारों तरफ 5-5 किलोमीटर आप रेडियस ले लीजिए, उतना अनुपात होता है एटम का साइज और न्यूक्लियस का, तो बहुत छोटा होगा। अब इस अल्फा पार्टिकल को इधर से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देखिए मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। कुछ जो है जो इससे इसके करीब से जाएगा, इस न्यूक्लियस के जो करीब से जाएगा वो हल्का डेविएट हो जाएगा, बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, और कुछ जो इसको जाके सीधा सीधा स्ट्राइक करेगा वो क्या होगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में पीछे चला जाएगा। तो इधर हमने क्या लगा दिया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया इस साइड में, जहां पे ये जैसे ही हिट करेगा हीलियम ये अल्फा पार्टिकल तो लाइट ग्लो होगा। तो इससे पता चलेगा, इधर भी पीछे भी लगाएंगे, चारों तरफ लगाते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होगा कि ये लाइट कहां जा रहा है उसी से स्टडी किया गया था। ये बहुत कॉस्टली एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड इसलिए कर पाए थे कि उनके पास खुद की कंपनी थी और सारा सेटअप पहले से था और उनका इस पे काम चल ही रहा था पहले भी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, कुछ इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए कोई उसका वैसा नहीं है, एक बार पॉइंट हम लोग वो कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो उनका मेन पॉइंट क्या था, एटम पॉजेस हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियर मॉडल भी बोला जाता है। उन्होंने बोला कि एक जो एटम होता है वो दो चीज है, एक तो उसका न्यूक्लियर पार्ट हो गया और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया। एक न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ का एरिया जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस एरिया हो गया, और उस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है छोटा सा अंदर सेंटर पे, वो ही पूरा का पूरा मास जो है उस एटम का बना के रखता है, वही सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और बाकी जो पूरा एरिया है वो लगभग एटम के चारों तरफ का एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट जो है वो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करता है। और इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ग्रिप करके रखते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर रोटेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा, मान लीजिए, तो क्या होना चाहिए, एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसको धीरे धीरे एनर्जी खत्म होते कहाँ, न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए, एटम श्रिंक हो जाएगा, ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा, एटम खत्म। जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं, एक तरफ से क्या किए,
एक तरफ का आदमी क्या कर दिए कि उसको दो आदमी रस्सी खींचने वाला नहीं होता है, तो एक तरफ क्या करते हैं हम पोल से बांध देते हैं और उस पे क्या करते हैं कि रबर वाला बैंड लगा देते हैं जिससे वो खींचा जाएगा, तो वो हर समय उसको खींच रहा है पोल से, और दूसरा आदमी उसको पूरा ताकत लगा के खींच रहा है, तो कब तक खींचते रहेगा, जब धीरे धीरे उसका एनर्जी खत्म और वो आके वहां पे कोलाइड कर जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का घूमते घूमते एनर्जी खत्म हो जाता और वो न्यूक्लियस पे आके प्रोटॉन के साथ मैच कर जाता। दूसरा चीज है कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नहीं बताया कि न्यूक्लियस जो है खत्म नहीं होता है, ये तो है कि ऐसा होता तो हो जाता खत्म, लेकिन खत्म होता नहीं, तो ये बताया ही नहीं कि क्यों स्टेबल। तीसरा चीज कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे घूमते रहेगा, लेकिन जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है अब कैसे घूमेगा, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, वो नहीं बताया। ये तीन चीज मेन खामी थी, लेकिन उन्होंने ये चीज बताया न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को आइडेंटिफाई किया, जो कि एक टर्न अराउंड था एटॉमिक स्ट्रक्चर के उसमें। उसके बाद उन्होंने साइज बताया इस चीज का, ये जो लिखा हुआ है आपको देख ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये चेक एक वो कर लेते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन से शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। तो रदरफोर्ड मॉडल भी सर लेना है तो स्नैप ले सकते हैं इस चीज का, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटॉन्स का, ठीक है। ले लिया सर। हाँ, और एक ये भी ले लीजिए, ये स्नैप ले लीजिए, आपको थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा नया चीज है, ये वाला अगला वाला जो बता रहे हैं इसको नया चीज है, एक बार पढ़ के आएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बस इतना ले लीजिए, इतना ही काफी है। ये आपका यहां से आपका सिलेबस शुरू हो गया। चलिए, आज के क्लास के लिए इतना ही, टाइम भी लगभग कंप्लीट हो गया है।